अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिकल स्टेरिलाइजेशन की। केमिकल स्टेरिलाइजेशन एक टाइप होता है स्टेरिलाइजेशन का। स्टेरिलाइजेशन जो होती है वो किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। उसमें 3 टाइप्स आते हैं, एक तो फिजिकल, दूसरा केमिकल और तीसरा रेडिएशन। फिजिकल में मेनली हम हीट मेथड यूज करते हैं। स्टेरिलाइजेशन ये एक टाइप होता है स्टेरिलाइजेशन का। स्टेरिलाइजेशन इसमें केमिकल यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ईटीओ स्टेरिलाइजेशन की ईटीओ स्टेरिलाइजेशन होता क्या है? ईटीओ स्टेरिलाइजेशन एक केमिकल टाइप स्टेरिलाइजेशन है। इसका केमिकल स्टेरिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो यूज करते हैं हम एजेंट वो है इथिलीन ऑक्साइड। वो एक केमिकल है, इसलिए इसका नाम केमिकल स्टेरिलाइजेशन है। और इसमें इसको गैस स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इथिलीन ऑक्साइड यूज करते हैं वो गैस फॉर्म में होता है, इसलिए इसका नाम गैस स्टेरिलाइजेशन भी है। ये हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट में भी आता है, क्योंकि जो डिसइंफेक्टेंट्स डिवाइड करते हैं वो 3 में डिवाइड करते हैं। एक तो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, दूसरा लो लेवल डिसइंफेक्टेंट और तीसरा इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट। जो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है जिसमें किलिंग ऑफ स्पोर्स एज वेल एज वेजिटेटिव फॉर्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोथ फॉर्म में, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो, हाई लेवल में आता है ये गैस स्टेरिलाइजेशन या एटीओ स्टेरिलाइजेशन। एटीओ क्या है? ये एक अल्कलाइटिंग एजेंट है, यानी कि ये एक अल्कलाइल एजेंट है। और ये क्या करता है? ये डिसरप्ट करता है डीएनए को। में डीएनए होगा वो डिसरप्ट, वो किल होगा, इससे वो खत्म हो जाएगा। इससे ये मेनली उसी को डिसरप्ट करता है एटीओ, और उसकी वजह से सेल डिवाइड करता है, वो डीएनए करता है। अगर डीएनए नहीं होगा उसमें तो वो क्या करेगा? वो डिवाइड नहीं करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस वजह से इसकी जो डिसरप्शन होती है सेल की, और वो सेल किल हो जाती है, और इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब रिप्रोडक्शन नहीं हो जाएगी और इस वजह से इस ऑर्गेनिज्म में डिवीजन नहीं हो जाएगा, और जब डिवीजन नहीं होता है फिर ग्रोथ नहीं होती है, और इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे ये एक अल्कलाइटिंग एजेंट है और क्या करता है? डिसरप्टेड डीएनए, यानी कि को डिसरप्ट करता है एंड प्रिवेंट फ्रॉम प्रोडक्शन। और इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो जाएगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। की ग्रोथ जो वो स्टॉप हो जाती है और वो किल हो जाता है इस वजह से, क्योंकि ये मेनली डिसरप्ट करता है डीएनए को। हमें ईटीओ में इसमें जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स इसमें जरूरी याद रखने हैं, क्योंकि पैरामीटर्स से यही जो स्टेरिलाइजेशन है, ईटीओ स्टेरिलाइजेशन, वही काम करती है। अगर इसके पैरामीटर्स ठीक नहीं होंगे तो जो भी बैक्टीरिया होगा आइटम पे, कोई भी आइटम पे, वहाँ वो ऐसे की वैसे रहेगा और इसमें डेथ नहीं हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा जो ईटीओ में पहले देखते हैं इसके पैरामीटर्स। इसके पैरामीटर्स अगर ठीक होंगे तो स्टेरिलाइजेशन ठीक हो जाएगी। अगर इसके पैरामीटर्स ठीक नहीं होंगे तो स्टेरिलाइजेशन बिल्कुल इनकम्प्लीट रहेगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं पे रह जाएगा। और पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स क्या है इसके? पहला वाला जो है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या रहनी चाहिए? कंसंट्रेशन मतलब गैस की कंसंट्रेशन। जो हम इथिलीन ऑक्साइड यूज करते हैं, वो गैस यूज करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन रहनी चाहिए 200 to 800 मिलीग्राम्स पर डेसी। और ह्यूमिडिटी क्या रहनी चाहिए? मॉइस्चर कितना रहना चाहिए? वो 30% इसमें ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए। अगर 30% से बिलो होगी तो स्टेरिलाइजेशन। जो पैरामीटर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर एटीओ का 30 to 60, यानी कि इसमें टेम्परेचर जो रखना एटीओ में वो रहना चाहिए 30 to 60 डिग्री। और फोर्थ वन है टाइम। 14 to 16 आवर्स इसमें टाइम देना है और तब स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी। अगर आपने कम टाइम दिया तो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पाएगी और बैक्टीरिया की स्पोर्स वो किल नहीं हो पाएंगे और स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी। पहला वाला पैरामीटर मैंने बोला कंसंट्रेशन 200 to 800 mg पर डेसीलीटर, और ह्यूमिडिटी क्या रहनी चाहिए? 30%, टेम्परेचर 30 to 60 डिग्री, टाइम 14 to 16 आवर्स। ये 4 पैरामीटर्स है, 4 पैरामीटर्स है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो ईटीओ में हमें याद रखते हैं।
इसमें ये पहले देखना है कि ये पैरामीटर सही है, फिर हम स्टेरिलाइजेशन क्या है इसकी। ये जो प्रोसीजर है ईटीओ स्टेरिलाइजेशन का वो 3 स्टेप्स में डिवाइड होता है। यानी कि जो ईटीओ स्टेरिलाइजेशन में प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो साइकिल है, वो 3 स्टेप्स में डिवाइड होता है। यानी कि हमें 3 प्रोसेसेस करने हैं साइकिल में। तब पहला वाला क्या करना है, प्री कंडीशन में क्या करना है, हमें ईटीओ जो भी स्टेरिलाइजेशन जो ही हमने लोड किया उसमें सारे आइटम्स रख दिए, पैकेड आइटम्स रख दिए। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें ऑन स्विच करना है। स्विच हमने ऑन किया तो हमें अटेन करना है टेम्परेचर जो हमें बोला है 30 to 60 डिग्री। जो जितना टाइम तक ये पहुंचेगा, हमें वहां पे मीटर लगा हुआ है ईटीओ स्टेरिलाइज पे, मेनली 50 डिग्री देखते हैं। 50 डिग्री तक अगर टेम्परेचर पहुंच गया फिर हमें पता चलेगा ये प्री कंडीशनिंग में रखनी है 30 to 6 ह्यूमिडिटी रखनी है 30%। इसमें प्री कंडीशन में क्या है, 2 पैरामीटर्स देखनी है। एक तो हमें टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर पहुंच गया है कि नहीं। आफ्टर ऑन किया हमने ये ईटीओ स्टेरिलाइजर, उसके बाद हमें देखना है टेम्परेचर पहुंच गया 30 to 60, और हमें ह्यूमिडिटी देखनी है 30% ह्यूमिडिटी है। ये जो पैरामीटर्स 2 हैं ये आउटसाइड में ईटीओ पे नजर आते हैं, वहां पे मीटर्स लगे हुए हैं, वहां पे नजर आते हैं। और इससे आप प्री कंडीशंस देख सकते हो। आफ्टर दैट जब भी प्री कंडीशन हो जाएगी स्टेरिलाइजेशन में ईटीओ गैस इन करना है। या तो ईटीओ ट्यूब्स में आता है, ईटीओ ट्यूब्स में आता है, वो अंदर लगे होते हैं, अंदर रखते हैं पहले ही, उसके बाद ऑन करते हैं यहाँ इस प्रोसेस में। या तो गैस होता है आउटसाइड में, गैस सिलेंडर होता है, वो ऑन करना पड़ता है, स्टेरिलाइजेशन वो ऑन करना पड़ता है। इसलिए इस प्रोसेस में ईटीओ स्टेरिलाइजेशन हम क्या करते हैं, गैस इनलेट, गैस इन करते हैं। गैस स्टेरिलाइजेशन में हमें क्या करना है, अब हो जाएगी प्रोसेस। अब हमें छोड़ना है ईटीओ स्टेरिलाइजेशन 14 to 16 आवर्स। अभी हमें प्रोसेस करनी है 14 to 16 आवर्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या करनी है प्रोसेस 14 to 16 आवर्स। अब हमें वेट करनी है 14 to 16 आवर्स। अब हमने वेट किया 14 to 16 आवर्स। आफ्टर दैट 14 to 16 आवर्स इज ओवर। अगर 14 to 16 आवर्स कंप्लीट हो गए, एरेशन। एरेशन का मतलब क्या है, एरेशन का मतलब है जो भी गैस इसमें होगा वो रिमूव करना है। क्योंकि ये इरिटेंट तो आयज म्यूकस मेम्ब्रेन, हम अगर एरेशन नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट्स जो भी होगा, जो हम आइटम स्टेरिलाइज कर रहे हैं, उसमें ईटीओ गैस की कंसंट्रेशन रहेगी, उसमें ईटीओ गैस की इफेक्ट रहेगा, और वो बाद में पेशेंट को इरिटेंट होगा। क्योंकि ये इरिटेंट म्यूकस कार्सिनोजिक है। क्या करना है, इसको एरेशन करनी है, प्रॉपर एरेशन करनी है, और फिर ये हम आइटम यूज कर सकते हैं आफ्टर एडिशन। मैंने बोला प्री कंडीशन में क्या करना है, अटेन टेम्परेचर अटेन करना है 30 to 60 डिग्री, और ह्यूमिडिटी रखनी है 30%। आफ्टर प्रेस कंडीशनिंग हमें क्या करना है, अब स्टेरिलाइजर को इन करना है। यानी कि स्टेरिलाइजेशन ये जो ईटीओ गैस है ये इन करना है थ्रू, या तो कार्ट्रिजेस होगी, ईटीओ कार्ट्रिज जो अंदर रखे हुए हैं ऑलरेडी, वो ऑन करने के बाद में उसमें बाहर साइड से ऑन स्विच होता है, या तो हमें गैस ऑन करना है बाहर से, जो सिलेंडर्स होती है वो इन करना है, उस वजह से इसमें इन हो जाएगा गैस। या तो उसके बाद लास्ट पे एरेशन करनी है। एरेशन से सारा जो इसमें गैस होगा, जो भी प्रेजेंट इसमें गैस होगा, क्योंकि हम गैस यूज करते हैं, जो भी प्रेजेंट इसमें गैस होगा ईटीओ गैस, वो बाहर निकल जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट वहाँ होगी उसमें कोई गैस नहीं रहेगा, और वो सारा बाहर चला जाएगा। उस वजह से हमारी जो स्टेरिलाइजेशन स्टेप्स में इसकी डिज़ाइन क्या है, ये इसमें ये कैपेसिटी आती है इसकी 100 to 300 लीटर्स। इसकी जो कैपेसिटी है वो 300 to 300 लीटर्स, और ये सराउंडेड बाय हॉट वाटर जैकेट। यानी कि इसमें सराउंडिंग में ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का अंदर बना होता है, अंदर जो जैकेट है स्टेनलेस स्टील, और बीच में इसके होता है, उसमें होता है वाटर। और वो जब वाटर हॉट हो जाता है
और उस वजह से क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर सराउंडेड हॉट वाटर जैकेट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म टेम्परेचर, और वो यूनिफॉर्मली टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाता है वो उसी वजह से हॉट वाटर बॉयल हो जाता है, उस वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट फैल जाती है, इस वजह से स्टेलाइजेशन उसमें क्या हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी। ये नॉर्मल ये है हमारी एटीओ स्टेलाइजर जो यूज़ करते हैं हम हॉस्पिटल्स में, अंदर स्टेनलेस स्टील का और बाहर ये जो है इस पे ये पैरामीटर्स है, वॉच है, इस वॉच के थ्रू हमें देखना पड़ता है कि कितना गैस हमने इन किया, और ये पैरामीटर्स बाकी है इसमें बाकी पैरामीटर्स आते हैं, टेम्परेचर पैरामीटर का भी और इस ह्यूमिडिटी पैरामीटर का भी आता है। और जो भी डिस्पोजेबल आइटम होगी, जो भी हम डिस्पोजेबल सिरिंजेस या कैथेटर्स या कार्डियक कैथेटर्स या कोई भी कैथेटर यूज़ करती है या कोई भी डिस्पोजेबल आइटम है जो सिंगल यूज़ आइटम है वो हम यूज़ कर सकते हैं, इससे एटीओ कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल आइटम भी दोबारा यूज़ करने पड़ेंगे तो हम एटीओ स्टेलाइजेशन से वो स्टेलाइज कर सकते हैं और दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और रबर प्रोडक्ट्स जो भी होंगे प्रोडक्ट्स वो हम स्टेलाइज कर सकते हैं, या जो हीट सेंसिटिव आइटम्स होगी वो भी करेंगे हम किससे, ईटीओ स्टेलाइजेशन से। एडवांटेजेस क्या है इसकी, इसमें है लो टेम्परेचर, मैंने ऑलरेडी बोला है 30 to 60 डिग्री, यानी कि लो टेम्परेचर है। हमको पता है ऑटोक्लेव में 120, हॉट एयर ओवन में 160, और यहाँ क्या टेम्परेचर है, यहाँ लो टेम्परेचर में ही हम यूज़ कर सकते हैं इस स्टेरिलाइजेशन की। इसकी ये एडवांटेज, हाई एफिकेसी, यानी कि ये स्पोर्स भी किल करता है, इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है, और किलिंग स्पोर्स, ये किल करता है वेजिटेटिव फॉर्म में भी और स्पोर फॉर्म में। नॉन कोरोजन, और इसमें कोरोजन नहीं है क्योंकि इसमें वाटर के जो यूज़ है वो नहीं करते हैं, क्योंकि हम गैस यूज़ करते हैं, वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है, वाटर से कोरोजन होता है। आइटम्स इसी में हम स्टेलाइज करते हैं। हीट सेंसिटिव, यानी कि जो हीट से सेंसिटिव है, जो हीट से ख़राब हो जाएगी, वो आइटम्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, इससे स्टेलाइज कर सकते हैं, और ये इजी वे ऑफ स्टेलाइज। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, मैंने ऑलरेडी बोला 14 to 16 आवर्स, यानी कि कंज्यूमिंग टाइम है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और इसमें कॉस्ट मोर है, यानी कि इसमें जो ईटीओ स्टेलाइज हम यूज़ करते हैं वो भी ज़्यादा कॉस्ट है, और जो काउनिंग होती है आइटम्स की वो भी कॉस्टली है, और जो इसमें टाइम लगता है कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी आल्सो भी वो भी ज़्यादा होती है, इसलिए कॉस्ट इसमें मोर आती है। और ये इरिटेंट टू आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये इरिटेबल होते हैं आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये कार्सिनोजिक है, इसमें कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब आते हैं इसके इंडिकेटर्स, वो कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स एक्चुअली होता है ये प्रोसेस दिखाता है कि कंप्लीट हुई है नहीं है। इंडिकेटर्स में मेनली जो दो करते हैं हम, एक तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ये स्पोर्स होते हैं, इससे पता चलता है हमें कि जो प्रोसेस हुई है कि नहीं है, और ये एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर है बैसिलस एंट्रोपस, इसमें बैसिलस एंट्रोपस के स्पोर्स होते हैं, वो अगर किल हो गए होते तो करते हैं इंक्यूबेशन, वहाँ पे ये कोई कॉलोनी नहीं दिखाता है, और फिर सारे ऑर्गेनिज्म की जो भी ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि अगर कंप्लीट प्रोसेस हो गई होगी। और दूसरा जो इंडिकेटर है वो है ईटीओ टेप्स, ये बाहर लगाते हैं जो भी हम कवरिंग करते हैं। ईटीओ में एक अलग से रैपिंग आती है, रैपिंग मटेरियल आता है, वो एक साइड से ट्रांसपेरेंट होता है, और वो इजीली इन करता है ईटीओ गैस को, ताकि ईटीओ गैस आइटम तक पहुंच जाए और उसको स्टेलाइजेशन हो जाए। वो अलग से आता है ईटीओ रैपिंग के लिए, उसमें इंडिकेटर्स प्रेजेंट होती है, केमिकल इंडिकेटर्स, वो कलर शो करते हैं। जब भी कंप्लीट प्रोसेस होती है तब हमें पता चलता है कि इसमें स्टेलाइजेशन हो गई या नहीं हो, जिसमें कलर इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं, और आफ्टर स्टेलाइजेशन ये चेंज हो जाते हैं। ये था हमारा ईटीओ स्टेलाइजेशन। ईटीओ स्टेलाइजेशन यानी कि गैस स्टेलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। ये हमने कंप्लीट किया। अगर इसमें फिर भी कोई आपको कुछ समझ नहीं आ गया होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसमें आपको उसमें गाइड करूँगा।